हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों कि जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपकी आदर्श आचार संहिता के बारे में कि आपकी आदर्श आचार संहिता क्या होती है। तो दोस्तों जितने फैक्ट है समझ वो सारे इस वीडियो में आपको देखेंगे। आदर्श आचार संहिता क्यों दोस्तों पता होगा दोस्तों, कल से यानी कि आपका 8 जनवरी से आपके 5 राज्यों में जहां पर दोस्तों आपके चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उनमें आपकी आचार संहिता लागू हो गई है। ठीक है, उसी बारे में बात करने वाले कौन कौन दोस्तों राज्य हैं। जैसे आपके यूपी हो गया, एक तो आपका एक उत्तराखंड हो गया, ठीक है, पंजाब है आपका, गोवा है और साथ ही आपका मणिपुर। इन 5 राज्यों में आपके चुनाव होने वाले हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि आपकी आदर्श आचार संहिता आपकी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। पहला दोस्तों आपकी आपकी आदर्श आचार संहिता क्या है। तो दोस्तों जब भी आपके देश में चुनाव होते हैं, लोकसभा के हों, विधानसभा के चुनाव हों, तो उस समय दोस्तों आपके चुनाव स्वतंत्र हो सकें और साथ में निष्पक्ष हो सकें, तो इसी के लिए दोस्तों आपकी आचार संहिता लागू की जाती है। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो आपका सरकार होती है, नेता, जो जितने भी आपके राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उन सबकी जिम्मेदारी होती है कि आपका निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सकें। ठीक है, यानी जो चुनाव होते हैं उन सबका पालन करना इनकी जिम्मेदारी होती है। और चुनाव दोस्तों की कौन कराता है, ये आपकी कराता है चुनाव आयोग कराता है। आगे देखते हैं आपका कि आचार संहिता कब से लागू होती है। तो दोस्तों जिस दिन आपके चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, उसी समय से दोस्तों आपकी आचार संहिता लागू हो जाती है। जैसे दोस्तों कल आपकी 8 जनवरी को आपका चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, तो उन 5 राज्यों में आपकी आचार संहिता लागू हो गई उसी समय से। ठीक है, अगला आपका, और दोस्तों पता ही होगा आपके लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, ये आपके हर 5 वर्ष बाद होते हैं। अगला आपका कि आचार संहिता कब तक लगी रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों जब से आपकी चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उस समय से लेकर जिस दिन आपकी वोटिंग होती है उस समय तक आपकी आचार संहिता लगी रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि आचार संहिता के मुख्य नियम क्या हैं। तो दोस्तों इसके कुछ नियम होते हैं, उनको देख लेते हैं। आपका कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू होते हैं। जैसे कि आपका कि कोई भी राजनीतिक दल यानी विपक्ष की पार्टी हो या पार्टी पक्ष हो, ठीक है, इन नियमों का आपका उल्लंघन नहीं कर सकता है। जैसे कि आप कहीं भी सार्वजनिक धन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, किसी राजनीतिक पार्टी में फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये सब दोस्तों होते हैं आपके, जैसे सरकारी गाड़ी हो गई, सरकारी विमान, सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी दोस्तों अगर कोई आपको नेता लोग जाएगा कहीं प्रचार करने, तो वो सरकारी वाहन लेके नहीं जा सकता है। ये दोस्तों कुछ नियम होते हैं आपका। और किसी तरह की आपकी सरकारी घोषणा नहीं कर सकते, किसी का मतलब फीता नहीं काट सकते हो, शिलान्यास नहीं कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपके लागू होते हैं। और किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों की रैली करने से पहले उनको पुलिस से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, और किसी भी चुनावी रैली में धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। ये सब आपके रूल होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषता क्या है। तो दोस्तों इसकी कुछ आपकी विशेषता होती है। जैसे आपके जो राजनीतिक दल होते हैं, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी और सत्ताधारी जो दल होते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए, सबके बारे में उनको सूचना दी जाती है। ठीक है, यानी अच्छे से व्यवहार सबका होना चाहिए। आगे देखते हैं आपका कि क्या मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को निर्वाचन प्रचार के साथ मिला सकते हैं। तो दोस्तों वो नहीं मिला सकते उनको। अगला पॉइंट है कि क्या सरकारी वाहन को निर्वाचन प्रचार संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों किसी भी सरकारी वाहन को आपका निर्वाचन प्रचार संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई दोस्तों करता है तो उस पर आपका चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। अगला आपका कि क्या सरकार निर्वाचन कार्य से संबंधित पदाधिकारियों का स्थानांतरण और तैनाती कर सकती है। तो दोस्तों जब इस समय आपके जब आचार संहिता लागू हो जाती है, फिर दोस्तों ना तो कोई आपका ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता उसके बाद, लेकिन उससे पहले हो सकता है। जैसे दोस्तों कल आपका लागू हुई, उससे पहले आपके पंजाब में कई अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया, पंजाब में, उत्तराखंड में। ठीक है, और साथ दोस्तों एक नियम आपको समझना होगा यहाँ पर कि जैसे मान लो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले किसी अधिकारी का आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है कहीं, जैसे यूपी मान लो आप, ठीक है, किसी अधिकारी का लखनऊ से आपका कानपुर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर उस बीच में अगर आपकी आचार संहिता लग जाती है और उसने अपना पद ग्रहण नहीं किया, जहां अपनी उसका ट्रांसफर किया गया वहां पे उनकी पोस्टिंग उसने अपने ग्रहण नहीं किए पद, तो दोस्तों फिर आपको उसका ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर जहां पहले आप काम कर रहा था वहीं पर वो काम करता रहेगा। अगला आपका कि यदि निर्वाचन कार्य से संबंधित किसी अधिकारी का आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार द्वारा स्थानांतरण या ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसने नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, तो क्या ऐसे अधिकारी आचार संहिता की घोषणा के बाद नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं बताया आपको, ऐसा ये आपका नहीं कर सकते। ठीक है, जहां था वहीं आपका रहेगा अधिकारी। अगला दोस्तों पॉइंट है आपका कि क्या कोई केंद्रीय मंत्री या राज्य सरकार का मंत्री निर्वाचनों की अवधि के दौरान किसी आधिकारिक चर्चा के लिए किसी राज्य या निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन संबंधी अधिकारी को बुला सकता है। तो दोस्तों वो भी उसको नहीं बुला सकता है। ठीक है, इसमें कुछ अब बात होते हैं वो आप पढ़ लेना।
अगला आपका कि क्या कोई पदाधिकारी मंत्री से उनके निजी दौरे के दौरान उस निर्वाचन क्षेत्र में मिल सकते हैं या निर्वाचन हो रहे हैं जहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों उसमें नहीं मिल सकते, अगर मिलेंगे तो वो आपका उसके खिलाफ केस आपका हो सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो आपका 1951 की धारा 129(1) के तहत, ठीक है, उसको आपका दोषी माना जाएगा और दंडित कार्रवाई भी की जा सकती है। अगला आपका कि क्या निर्वाचनों के दौरान मंत्री आधिकारिक वाहन के हकदार होंगे। तो दोस्तों जो भी आपके वाहन होते हैं उस समय आपका प्रयोग नहीं कर सकते मंत्री, ठीक है, लेकिन हाँ अपने ऑफिस जाने आने के लिए वाहनों का कर सकते हैं, उसके अलावा आपका प्रयोग नहीं कर सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए। अगला आपका क्या मंत्री या कोई अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता सायरन सहित बीकन प्रकाश वाली पायलट कार का प्रयोग कर सकता है। तो उसका प्रयोग भी आपका नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट है आपका कि क्या राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निवास स्थान पर इफ्तार पार्टी या ऐसी ही कोई अन्य पार्टी आयोजित की जा सकती है जिसका खर्चा सरकारी कोष से किया जाए। तो दोस्तों ऐसी कोई पार्टी आपके आयोजित नहीं होगी। तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है आपका कि लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अगला है कि क्या सत्ताधारी पार्टी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए उपलब्धियों के संबंध में सरकारी कोष की लागत पर विज्ञापन जारी करने पर कोई प्रतिबंध है। तो हाँ दोस्तों इन चीज़ों पर आपका प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अगला आपका मान लीजिए किसी योजना या कार्यक्रम के संबंध में कार्य आदेश जो आपका जारी कर दिया गया है, तो क्या इसे निर्वाचन के बाद शुरू किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ये जैसे मान लो कोई आपको कुछ काम चल रहा हो सरकारी, ठीक है, आदेश आपको जारी हो गया, अगर काम दोस्तों आपका शुरू हो गया है तो दोस्तों फिर वो काम मतलब हो सकता है कंप्लीट, ठीक है, लेकिन कोई काम आपका शुरू नहीं हुआ है तो दोस्तों उस समय आचार संहिता लगने के बाद वो काम आपका शुरू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कोई काम पहले शुरू हो मतलब कोई काम आपका पहले शुरू हो चुका हो तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन नया काम आपका शुरू नहीं हो सकता है। अगला आपका कि सरकार आपातकालीन स्थिति या अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने के लिए क्या करती है जबकि कल्याणकारी उपायों की घोषणा पर प्रतिबंध लगा होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें होता है आपका सरकार जो आपका चुनाव आयोग होता है उसकी परमिशन ले सकती है, जैसे सूखा हो गया, बाढ़, महामारी, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, ठीक है। तो इसमें सरकार जो आपको चुनाव आयोग से आपकी अनुमति ले सकती है। अगला आपका कि क्या सरकारी स्वामित्व वाली बसों की बस टिकट की पिछली और राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। तो ऐसा दोस्तों नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला आपका क्या गेहूं और अन्य कृषि संबंधी आपके उत्पाद होते हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का निर्धारण किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है सरकार को, ठीक है। अगर सरकार दोस्तों परमिशन दे दे आपका तो उसमें आपका कर सकते हैं। अगला आपका कि क्या निर्वाचन प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग करने पर कोई प्रतिबंध है। तो दोस्तों इस पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि आप किसी भी जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या पूजा स्थल, उन पर आपका उनका प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, चुनाव प्रचार के लिए। अगला आपका क्या सिनेमेटोग्राफ, टेलीविजन या इसी तरह के अन्य उपकरणों के माध्यम से जनता को किसी भी निर्वाचन सामग्री का प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध है। तो दोस्तों ऐसा दोस्तों होता है आपका मतलब चुनाव जो आपका जहाँ पर चुनाव हो, ठीक है, जैसे पहले चरण का चुनाव आपका 10 फरवरी को है, तो दोस्तों जब आपका चुनाव की वोटिंग हो जाएगी तो दोस्तों टाइम जो होता है वो 5 बजे होता है शाम को, लेकिन दोस्तों इस बार जो आपका 1 घंटे का समय बढ़ा दिया गया है कोरोना की वजह से, ठीक है। तो इस जो 1 घंटा यानी 6 बजे शाम को 6 बजे तक, इससे पहले 48 घंटे के पहले कर सकता है, ठीक है, लेकिन 48 घंटे यानी कि देखिए मान लो 10 फरवरी को चुनाव है आपका, तो यानी कि आपका 8 फरवरी को शाम को 6 बजे के बाद आप ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, यानी उससे 48 घंटे पहले। क्या जनसभा आयोजित करने या जुलूस निकालने पर कोई प्रतिबंध है। तो दोस्तों किसी भी सार्वजनिक या किसी निजी स्थान पर सभा आयोजित करने और जुलूस निकालने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद ही आप कोई जुलूस वगैरह निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों पता होगा इस बार आपका 15 जनवरी तक आपकी जो चुनावी रैली वगैरह है उन सब पे आपका प्रतिबंध लगा दिया गया है कोरोना की वजह से। अगला आपका कि क्या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए कोई समय सीमा है। तो दोस्तों रात में 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक आप किसी भी लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं कर सकते हो आचार संहिता में। अगला आपका कि क्या मतदान केंद्र में या उसके आसपास प्रचार पर कोई प्रतिबंध है। तो दोस्तों मतदान के जो दिन आपका प्रचार होता है उसमें मतदान होता है जिस दिन, उस दिन आपको 100 मीटर की दूरी के भीतर कोई भी वोटों के लिए प्रचार नहीं कर सकता है, ठीक है। क्या मतदान केंद्र या उसके आसपास सशस्त्र जाने पर कोई प्रतिबंध है। तो दोस्तों मतदान के जिस दिन आपका मतदान होता है तो मतदान केंद्र के आसपास शस्त्र अधिनियम होता है आपको 1959 में परिभाषित किए गए किसी भी तरह के हथियार से लैस किसी भी व्यक्ति को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होती है। और दोस्तों साथ में दोस्तों एक काम इसमें और होता है, जैसे गाँव वगैरह में किसी को लाइसेंस होते हैं, ठीक है, बंदूक वगैरह के, तो दोस्तों उनकी बंदूक वगैरह जो होती है दोस्तों उनकी आपकी जमा कर ली जाती हैं जब तक आपकी आचार संहिता लगी होती है तब तक,
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी आचार संहिता के संबंध में वो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। और तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।